दोस्तों चलिए सुनते हैं आज की कहानी। किसी समय में पाटन राज्य पर महाराजा विष्णुवर्धन का शासन था। उनके इकलौते पुत्र का नाम राजवर्धन था। राजवर्धन का युवराज पद पर अभिषेक हो चुका था। वह राज कार्यों में अपने वृद्ध पिता की सहायता भी करता था। एक दिन राजा विष्णुवर्धन अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ रहे थे। उसमें एक स्थान पर उन्होंने यह लेख पढ़ा कि पाटन राज्य के उत्तर में जो वन है उसमें एक स्थान पर एक विष वृक्ष है। इस वृक्ष की विशेषता ये है कि इस वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो भी व्यक्ति किसी वस्तु की कामना करता है वह उसे अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। इस वृक्ष की सहायता से ही इस वंश के राजाओं ने अपने प्रजाजनों की अनेक समस्याओं को हल कर अपने राज्य को सुसंपन्न बनाया था। राजवर्धन ने भी ताड़पत्रों पर लिखित इस लेख को पढ़ा। फिर वह पाटन राज्य के उत्तर में गया और उसने 10 दिन तक खोज करने के बाद उस विष वृक्ष का पता लगा ही लिया। राजवर्धन ने निश्चय किया कि वह भी उस वृक्ष की महिमा के बल पर प्राचीन राजाओं की भांति अपनी प्रजा की समस्याओं का हल करेगा और भविष्य में एक उत्तम राजा के रूप में यशस्वी होगा। राजवर्धन उस वृक्ष को लेकर अनेक प्रकार की योजनाएं बनाने लगा। दूसरे ही दिन की बात है, राजवर्धन महल के बगीचे में टहल रहा था कि तभी सेनापति वीरभद्र की पत्नी यशोधरा वहां आई और बोली, युवराज, मेरे बच्चों ने 2 दिन से भोजन नहीं किया है क्योंकि वे अपने पिता के साथ ही सदा भोजन करते हैं। युवराज, राजवर्धन ने 2 दिन पहले सेनापति वीरभद्र को सीमा के सैन्य दलों का निरीक्षण करने के लिए भेजा था। अब यशोधरा की समस्या को सुनकर राजवर्धन को वन में स्थित विष वृक्ष की याद आ गई। वह यशोधरा को सांत्वना देकर सीधे वन में चला गया। राजवर्धन विष वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। उसने सेनापति का रूप धारण करने की कामना की और देखते ही देखते युवराज को सेनापति का रूप प्राप्त हो गया और वह सेनापति के घर जा पहुंचा। अपने पिता को आया हुआ देखकर सेनापति के बच्चे खुशी के मारे उसके पैरों से लिपट गए। यशोधरा ने भी बड़ी खुशी से सबके लिए खाना परोसा। सेनापति बना राजवर्धन बच्चों के बगल में बैठकर उन्हें खाना खिलाने लगा। ठीक उसी समय सेनापति वीरभद्र का आगमन हुआ। वह सीमावर्ती सैन्य दलों का निरीक्षण कर राजधानी लौट आया था। वीरभद्र ने जब देखा कि ठीक उसी की तरह दिखने वाला एक मनुष्य उसके स्थान पर बैठा उसके बच्चों को खाना खिला रहा है तो उसके होश उड़ गए। क्रोधित होकर उसने लाठी उठा ली और राजवर्धन के सर पर प्रहार कर कर कहा, अरे दुष्ट, तू कौन है? कोई मांत्रिक है या कोई मायावी? लाठी का आकस्मिक प्रहार राजवर्धन सहन नहीं कर पाया और वह नीचे लुढ़क पड़ा। सारा वृत्तांत सुनाते सुनाते वह बेहोश हो गया। राजवर्धन के पूरी तरह स्वस्थ होने में पूरे 10 दिन लग गए। दूसरी घटना कुछ इस प्रकार हुई। प्रजा की वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक दिन राजकुमार राजवर्धन अपना वेश बदलकर नगर में निकल पड़ा। उसे एक घर से कुछ आवाजें सुनाई दी। घर के पास पहुंचकर देखा तो पति पत्नी आपस में झगड़ रहे थे। पत्नी ने क्रोध भरे स्वर में कहा, हमारी बेटी कमला की आयु की जितनी भी लड़कियां थी सभी की शादी हो गई। क्या इस लड़की को जीवन भर कुंवारा ही बना रहना होगा? तब उसके पति ने उसे समझाते हुए कहा, अरे नाराज क्यों होती हो? बस रामदेव के आने भर की देर है। देखना, मैं चुटकी बजाते ही हमारी कमला की शादी कर दूंगा। उनकी बातें सुनने के बाद राजवर्धन वहां से निकलकर एक गली के मोड़ पर पहुंचा। अभी वो कुछ ही कदम चला था कि उसे एक व्यापारी के घर से आ रही कुछ आवाजें सुनाई दी। वह दीवार के पास जाकर उस घर में चल रहे वार्तालाप को सुनने लगा। व्यापारी का पुत्र अपने पिता से कह रहा था, जब तक रामदेव नहीं आ जाता तब तक क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? बेटे की बात सुनकर व्यापारी ने निराशा भरे भाव से कहा, उसका आना और हमारी मुसीबतों का दूर होना, मुझे तो अब ये दोनों ही बातें असंभव सी लगती है। यह वार्तालाप सुनने के बाद युवराज राजवर्धन एक निर्णय पर पहुंचा। उसने सोचा, क्यों न मैं ही रामदेव बनकर इनकी मदद करूं। राजवर्धन तुरंत वन में गया और विष वृक्ष के नीचे खड़े होकर अपनी कामना से रामदेव के रूप में परिवर्तित होकर लौट आया। राजवर्धन ने जिस रामदेव का रूप धरा था उस रामदेव से संबंधित वास्तविक घटनाएं कुछ इस प्रकार थी। रामदेव एक छोटा सा समुद्री व्यापार करता था। उसके पास कोई पूंजी नहीं थी। चंद्रभान नाम के गृहस्थ ने अपनी बेटी कमला के विवाह के लिए 10,000 रुपये बचाकर रखे थे। रामदेव ने ब्याज का लालच देकर उससे वह रुपये उधार ले लिया। एक बार वह अपना सारा माल जहाज पर लाद कर पूर्वी देश में व्यापार करने के लिए गया, लेकिन उसे वहां भयंकर घाटा हुआ। अब वह किस मुंह से अपने देश लौटता?
इसीलिए वह उसी देश में बस गया और छोटा मोटा धंधा करके अपना गुजारा करने लगा। लेकिन युवराज राजवर्धन को यह पूरी कथा मालूम नहीं थी। वह रामदेव के रूप में सबसे पहले व्यापारी के घर गया, दरवाजे पर दस्तक दी। व्यापारी ने दरवाजा खोला तो रामदेव के रूप में स्थित राजवर्धन ने बड़े दोस्ती के अंदाज से पूछा, भाई जी आप कुशल तो हैं ना? रामदेव को पहचानते ही व्यापारी ने राजवर्धन को घर के भीतर खींच लिया। इसके बाद बाप बेटे ने उसे खूब पीटा और उसके हाथ बांधकर कहा, पहले तुम हमारे माल की कीमत ब्याज सहित चुकाओ, फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे। उनकी बातें सुनकर राजवर्धन हक्का बक्का रह गया, जैसे काटो तो खून नहीं। इसी बीच व्यापारी का बेटा चंद्रभान के घर जाकर उसे बुला लाया। चंद्रभान ने प्रवेश करते ही राजवर्धन पर मुक्कों से प्रहार किया और कहा, तुम चिकनी चुपड़ी बातें कर कर मुझसे 10,000 रुपये ले गए। वह मेरी बेटी के विवाह के लिए रखा हुआ पैसा था। अब चलो राजा के पास, वही तुम्हारा फैसला करेंगे। यह कहकर चंद्रभान राजवर्धन को राजभवन ले गया। वहाँ मंत्री प्रेम शंकर ने चंद्रभान के मुंह से सारी शिकायतें सुनी। फिर कहा, देखो इस समय महाराज अस्वस्थ हैं और राजकुमार भी कहीं बाहर गए हुए हैं। इस अपराधी को मैं फिलहाल कारागार में बंद करवा देता हूँ। यह कहकर मंत्री ने राजवर्धन को सैनिकों के हवाले कर दिया। बंदी बने राजवर्धन ने पहरेदार सैनिकों में से एक की खुशामद की और मंत्री प्रेम शंकर को बुलवा लिया। फिर राजवर्धन ने मंत्री को अपनी सारी दास्तान सुनाई और रिहा हो गया। इसके बाद कुछ महीने बड़े शांति से बीते, लेकिन अचानक से राजमहल में बड़े विचित्र ढंग से चोरियां होने लगी। एक दिन खजाने से काफ़ी बड़ी राशि चोरी चली गई। कुछ समय बाद महारानी के आभूषणों का संदूक भी गायब हो गया। जब चोर को पकड़ना सबके लिए असंभव हो गया तो युवराज राजवर्धन ने यह दायित्व अपने ऊपर लिया। राजवर्धन ने चोर को पकड़ने के लिए कुत्ते का रूप धरा और दुर्ग के मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए बैठ गया। कुछ देर बाद एक डाकू बड़ी सी गठरी लेकर उधर से निकला। उसे देखते ही कुत्ता बना राजवर्धन भौंकते हुए उस पर झपटा, लेकिन डाकू उस पर पत्थर फेंककर भाग निकला। कुत्ता भी उसका पीछा करने लगा। डाकू सेनापति के घर की दिशा की ओर भागने लगा और घर के पास आते ही उसने सेनापति का रूप धारण किया और घर के अंदर चला गया। यह देखकर राजवर्धन को वास्तविक बात समझ में आ गई कि सेनापति वीरभद्र उस विष वृक्ष की अद्भुत महिमा का रहस्य जानकर उससे अनुचित लाभ उठा रहा है। अपने युवराज के रूप में लौटकर राजवर्धन ने सैनिकों की सहायता से सेनापति वीरभद्र को बंदी बनाया और सारा वृत्तांत जाकर अपने पिता को सुनाया। महाराज विष्णुवर्धन ने सारा वृत्तांत सुनकर कहा, बेटा मुझे तो वह वृक्ष सच में विष वृक्ष ही प्रतीत होता है, तुम उसे तुरंत कटवा दो। अपने पिता की बात पर असहमति प्रकट करते हुए राजवर्धन ने कहा, पिताजी हमारे कुल के इतिहास में इस वृक्ष की बड़ी महिमा है और सावधानी के कारण इस वृक्ष से हुई हानि को हम लाभ में बदल सकते हैं। हम उस वृक्ष पर प्रहरियों को नियुक्त करेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति उस वृक्ष के समीप न जा सके। दूसरे ही दिन उस विष वृक्ष पर कड़ा पहरा बैठा दिया गया। इसी तरह 1 माह और बीत गया। एक दिन अचानक से महारानी के सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। राजवैद्य ने जांच करके राजा से कहा, महाराज इस बीमारी को ठीक करने के लिए हमें लकड़हारे राम भरोसे की सहायता की जरूरत है, क्योंकि उसे वृक्षों और वन औषधियों का बहुत ज्ञान है और वो ही इन्हें ढूंढकर ला भी सकता है। युवराज राजवर्धन ने अपनी माता के इलाज को दृष्टि में रखकर हर जगह राम भरोसे की खोज कराई, लेकिन उसका कहीं भी पता न चला। राजवर्धन ने परेशान होकर स्वयं ही राम भरोसे का रूप धर लिया। फिर इसके बाद वह राजभवन में राजवैद्य के पास गया। उसे देखकर वैद्य ने कहा, राम भरोसे तुम देव कनेर को तो जानते हो, महारानी की चिकित्सा के लिए हमें उसकी जड़ों की जरूरत है। इसी बीच एक और घटना हो गई। जब राजवर्धन कारागार में था तब उसी के मुंह से मंत्री प्रेम शंकर ने विष वृक्ष की महिमा के बारे में सुना था। तब से मंत्री उस विष वृक्ष की सहायता से स्वयं राजा बनने की सोच रहा था। एक दिन अवसर पाकर उसने वृक्ष के पहरेदारों को बहकाकर स्वयं राजा का रूप धारण कर लिया। उसकी योजना उस वृक्ष को कटवा देने की थी ताकि भविष्य में कोई रूप परिवर्तन न कर सके। यह सोचकर उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे उस विष वृक्ष को काट दे, लेकिन पहरेदारों में से कोई आगे न आया। उन्होंने कहा, मंत्री जी आप हमें क्षमा करें, यह काम हमसे न होगा। वृक्ष के पहरेदारों की बात सुनकर राजा बने मंत्री प्रेम शंकर ने कहा, तो ठीक है, एक काम करो, इधर आसपास कोई लकड़हारा दिखाई दे तो उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। पहरेदार लकड़हारे की खोज में उस स्थान पर पहुंच गए जहां राजवर्धन राम भरोसे लकड़हारे के रूप में खड़ा था।
वे उसे पकड़कर मंत्री के पास ले आए, पर उसने भी वृक्ष काटने से इनकार कर दिया। राजा के रूप में स्थित मंत्री प्रेम शंकर ने गरजते हुए कहा, क्या तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे? तुम्हारा इतना साहस? इतना कहकर मंत्री ने पहरेदारों को आदेश दिया कि इस दुष्ट आदमी को कोड़े लगाए जाए। पहरेदार कोड़े लगाने ही वाले थे कि लकड़हारे के रूप में स्थित युवराज ने कुल्हाड़ी से विष वृक्ष को काटना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहरेदारों ने उन टुकड़ों को उसी समय जला दिया। तभी युवराज राजवर्धन अपने असली रूप में परिवर्तित हो गए। यह देखकर मंत्री प्रेम शंकर वहां से भाग खड़ा हुआ। पहरेदारों ने भी युवराज के पैरों में गिरकर क्षमा मांग ली। इसके बाद राजवर्धन राजधानी लौट आया। उसने महाराज विष्णुवर्धन से मंत्री की द्रोह की बात बताई और अद्भुत महिमा वाले विष वृक्ष के कटने का वृत्तांत भी सुनाया। राजा विष्णुवर्धन ने सारी बात सुनकर कहा, सुनो बेटा, इन सारी विपदाओं का कारण वे ताड़पत्र हैं जिन पर हमारे वंश का इतिहास लिखा है। वे किसी और की दृष्टि में न पड़े, इसीलिए बड़ी सावधानी से उन्हें छुपा दो और लकड़हारे राम भरोसी की खोज कराओ, ताकि देवकनेर वृक्ष की जड़ मिल सके और तुम्हारी माँ की पीड़ा दूर हो सके। राजवर्धन ने वास्तव में जनता का उपकार करना चाहा। उसने विष वृक्ष की सहायता से अनेक रूप धारण किए, लेकिन हर बार उसे इसका तीखा फल भोगना पड़ा। इसके बावजूद भी वह इस प्रक्रिया को छोड़ नहीं पाया। फिर भी वह निराश नहीं हुआ, क्योंकि इस प्रयत्न में ही उसने इस सत्य को जान लिया कि राज्य के कुछ और लोग विष वृक्ष की महिमा से परिचित होकर उसके राज्य को हड़पने के प्रयत्न में हैं। राजवर्धन ने अंत में मंत्री के षड्यंत्र को भांप लिया और उसे अपने रास्ते से हटा दिया। इस प्रकार वह अपने प्रयत्न में सफल हुआ। अब राजवर्धन की आंखें खुल चुकी थी। अपने पिता के बाद वह राजा बना। तब उसने अपनी शक्ति पर आस्था रखकर ही शासन किया और उसके शासन काल में उसकी प्रजा सुखी और संपन्न भी रही। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।